हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा क्लास 9 पॉलिनोमियल्स का अगला लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में रिमाइंडर थ्योरम को कवर किया था। तो आज हमारा अगला पार्ट दैट इज फैक्टर थ्योरम को हमें कवर करना है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या स्टेट करता है, क्या स्टेटमेंट है, कैसे उसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, देन उसके ऊपर बेस करके क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं जो सारे आपके टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चंस ही है NCERT। और फिर हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे करेंगे उन सारी चीज़ को कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा जो पहले हमने स्टडी किए थे रैशनल रूट थ्योरम, इंटीग्रल रूट थ्योरम, वो सारे कहानी यूज होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फैक्टर थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले इस चीज को आप ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है ना, मतलब px जो पॉलिनोमियल है वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल को एक्सक्लूड कर दिया गया है। सिमिलरली रिमाइंडर थ्योरम में भी सेम चीज हुआ था, और क्यों हुआ था मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। सिमिलरली देखो px में भी यहाँ पे बोला गया है कि px का डिग्री भी 1 या फिर उससे ज्यादा होगा। अगर 1 हो जाता है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है? बट एटलीस्ट px का डिग्री 1 तो होना ही पड़ेगा। एंड a बी अ रियल नंबर सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अभी इस कहानी को ध्यान से समझो। p ऑफ a इक्वल टू 0 का मतलब ही क्या है? p ऑफ a इज इक्वल टू 0 का मीनिंग ही क्या है, समझना। p ऑफ a का 0 मतलब क्या है कि अगर मैं px पॉलिनोमियल में x का वैल्यू a पुट करूं तो आंसर 0 आएगा। मतलब x इक्वल टू a जो है वो इनडायरेक्टली उसका क्या हो गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ रहे हो ना? x इक्वल टू a उस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और उसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर x माइनस a फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा। मतलब इस स्टेटमेंट से हमें यह समझ आता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है px जिसका डिग्री 1 या फिर उससे ज्यादा है, और p ऑफ a अगर 0 है, ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा इस बात को कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। और अगर x माइनस a एक फैक्टर ऑफ px होता है तो ये भी इस बात को इंप्लाई करेगा कि p ऑफ a 0 होगा। तो एग्जैक्टली इसी चीज को आपको ध्यान से समझना है। बात समझ आ रहा है ना? एग्जैक्टली इसी चीज को आपको ध्यान से कवर करना है दोस्त। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा, अगर x माइनस a उसका फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा। मतलब क्या कि x इक्वल टू a अगर उस पॉलिनोमियल का 0 है, p ऑफ a 0 का मतलब ही क्या, x इक्वल टू a उस पॉलिनोमियल का एक 0 है, ZERO 0 है। समझ में आ रहा है ना? x इक्वल टू a अगर उस पॉलिनोमियल का एक 0 है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। सिमिलरली x माइनस a अगर उसका फैक्टर है तो p ऑफ a डेफिनेटली 0 होगा। यही है आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम और उसका स्टेटमेंट। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों तरफ से ये ट्रू है, मतलब ये भी इसको इंप्लाई कर रहा है, ये भी उसको इंप्लाई कर रहा है। ठीक है ना? तो हमें इसका कन्वर्स भी अकॉर्डिंगली प्रूफ करना होगा। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आइए चलिए समझते हैं बात को। क्या बोला जा रहा है? लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी ए रियल नंबर सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू 0। पहले जब आप फर्स्ट पार्ट प्रूफ करोगे तब इसको एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम करके ये प्रूफ करोगे। और सेकंड पार्ट जब प्रूफ करोगे तब x माइनस a इज ए फैक्टर, उसको एज्यूम करोगे और करके p ऑफ a इक्वल टू 0 प्रूफ करोगे। तो पहला फर्स्ट पार्ट में आपने क्या कर दिए कि आपने एज्यूम कर दिए कि a कोई भी एक रियल नंबर है सच दैट px पॉलिनोमियल में जब x का वैल्यू a पुट करता हूं तो आंसर 0 आता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि x इक्वल टू a इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। देन वी हैव टू शो दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो जरा सिंपल रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो यहां पे कि अगर qx कोई क्वोशिएंट होता है, जब px को आप x माइनस a से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, उस वक्त अगर qx कोई भी क्वोशिएंट होता है और rx कोई भी रिमाइंडर होता है, ठीक है, तो rx अगर कोई भी रिमाइंडर है तो वो rx तो p ऑफ a के इक्वल होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्योंकि आप जानते हो रिमाइंडर थ्योरम क्या स्टेट करता है कि अगर px को x माइनस a से डिवाइड किए तो जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a के इक्वल होगा। तो px को जब मैं x माइनस a से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्वोशिएंट qx आएगा, है ना? डिवीजन एल्गोरिथम जो स्टेट करता है px को x माइनस a से अगर मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर qx आएगा, और क्वोशिएंट क्या, रिमाइंडर qx, सॉरी क्वोशिएंट qx आएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, rx। बट बाय रिमाइंडर थ्योरम इस rx का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, p ऑफ a लिख सकता हूं। क्योंकि आप जानते हो रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर px को आप x माइनस a से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो होता है वो
पी ऑफ ए के इक्वल होता है। और क्वेश्चन में आपने एजम्पशन में क्या ले रखे हो, पी ऑफ ए का वैल्यू 0 कंसीडर किए हो, तो पी ऑफ ए अगर 0 है तो ये टर्म गायब हो जाएगा। अगर ये टर्म गायब हो जाएगा तो पी एक्स जो है वो क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए है। तो अगर पी एक्स दो चीज का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो रहा है डायरेक्टली, तो एक्स उन दोनों प्रोडक्ट में से एक टर्म तो दोनों ही एक उसका फैक्टर होगा। ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर है ना। अगर मैं 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 लिखता हूं तो 5 भी 10 का फैक्टर, 2 भी 10 का फैक्टर, 5 इंटू 2 भी 10 का फैक्टर और 1 भी 10 का फैक्टर। क्लियर है ना। इसी तरीके से तो यहां से क्लियरली इस जगह से समझ आ रहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो हमने p ऑफ a इक्वल टू 0 कंसीडर करके बाई विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम एंड रिमाइंडर थ्योरम, इन दोनों को मर्ज करके यूज करके हमने प्रूव कर दिया कि x माइनस ए जो है वो px का एक फैक्टर होगा। कन्वर्सली अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि x माइनस ए फैक्टर है, तो अभी हमें ये प्रूफ करना होगा कि p ऑफ a 0 होगा। तो देखो अगर आप ये कंसीडर कर लेते हो कि x माइनस ए px का फैक्टर है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि px को जब आप x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगेन यहां पे क्या यूज होगा, रिमाइंडर थ्योरम। कि आप जानते हो कि px को जब x माइनस ए से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा तो कौन आएगा, p ऑफ a ही आएगा ना। तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो फैक्टर का डेफिनेशन ही क्या है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे जब इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, बेसिक डेफिनेशन। तो क्लियरली px व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस ए गिव्स रिमाइंडर 0। और हमें ये रिमाइंडर थ्योरम से पता है कि px को जब x माइनस ए से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a आएगा, दैट इज p ऑफ a 0 हो गया। बट बाय रिमाइंडर थ्योरम px व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस ए गिव्स रिमाइंडर p ऑफ a, देयरफॉर p ऑफ a इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया, बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो बड़ा सिंपल है इसका प्रूफ, है ना। रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ भी आप किए हो, फैक्टर थ्योरम का प्रूफ भी किए हो, बट फैक्टर थ्योरम में आपका रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम यूज हो रहा है। डिवीजन एल्गोरिथम तो रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ में भी यूज हो रहा था, बट यहां पे आपका एक्स्ट्रा रिमाइंडर थ्योरम भी यूज हो रहा है इस प्रूफ में अलोंग विद डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है। चलिए आगे क्या क्या नोट लिखा गया है देख लेते हैं उनको एक बार अच्छे से, है ना। उसमें लिखा गया है कि अगर ax प्लस बी कोई भी फैक्टर है px का, तो p ऑफ माइनस बी बाई ये 0 होगा। ऑब्वियस चीज है। यहां पे क्या लिखा गया है, x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा। अभी p ऑफ a, px x की जगह पे जो a पुट किया वो है क्या, वो उसी लीनियर फैक्टर का 0 है। समझ में आ रहा है ना। तो अभी अगर आपके पास आपका लीनियर फैक्टर ax प्लस b होता है तो उसका 0 कितना होगा, माइनस बी बाई ए होगा। इसको इक्वल टू 0 करके x निकालो ना, कितना आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा। तो अगर ये चीज px का फैक्टर होता है तो वो कब हो पाएगा, जब p ऑफ माइनस बी बाई ए क्या होगा, 0 होगा। जब p ऑफ माइनस बी बाई ए क्या होगा, 0 होगा, तभी हो पाएगा ये पॉसिबल। ठीक है ना। और इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है। मतलब इफ आई डबल एफ का मतलब क्या है, आई डबल एफ का मतलब ही है इफ एंड ओनली इफ। मतलब क्या कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि अगर ये होता है तो ये होगा, और अगर ये होता है तो भी ये होगा। मतलब अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल मेरे को मिल जाता है जहां पे x का वैल्यू माइनस बी बाई ए पुट करने के बाद उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज अ 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो अगर x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज अ 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल हो जाता है तो कंफर्म है कि ax प्लस बी उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। कंफर्म है कि ax प्लस बी जो होगा वो उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ये बात कंफर्म हो गया है। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, खत्म है दोस्त, क्लियर है। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं कि k इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर फैक्टर होता है इसी पॉलिनोमियल का, ठीक है, तब भी मैं इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 एंड p ऑफ b इक्वल टू 0 दोनों बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पे दो फैक्टर है। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे दो फैक्टर है। अगर ये पूरा px का फैक्टर होता है, इसका मतलब क्या, x माइनस ए भी px का फैक्टर है और x माइनस बी भी px का फैक्टर है। तो ऐसा कब हो पाएगा, जब p ऑफ a 0 होगा और p ऑफ b 0 होगा। और उसका कन्वर्स में ये भी बोल सकता हूं कि अगर p ऑफ a और p ऑफ b दोनों 0 हुआ तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी भी इसका एक फैक्टर होगा। और अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इसका एक फैक्टर है तो उसके साथ एक और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी तो उसका फैक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। या फिर कांस्टेंट को आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 अगर मान लो 5 अगर उसका फैक्टर है, 10 का फैक्टर है, तो 5 इंटू 3 भी 10 का फैक्टर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सारे कांस्टेंट के लिए ट्रू नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मैंने कांस्टेंट को हटा दिया। कांस्टेंट को हटा दो तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर px का फैक्टर है तो ये कंफर्म है कि p मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर px का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस ए भी px का फैक्टर है और x माइनस बी भी px का फैक्टर है। मतलब
P ऑफ A भी 0 होगा और P ऑफ B भी 0 होगा, और उसका कन्वर्स किया। अगर P ऑफ A ऐसा कोई पॉलिनोमियल Px आपके पास है जहां पे आपको ये पता चल रहा है कि P ऑफ A और P ऑफ B दोनों 0 है, मतलब Px में x का वैल्यू A और B दोनों पुट करने के बाद आंसर 0 आ रहा है, तो कंफर्म है कि x माइनस A और x माइनस B दो फैक्टर होगा। और अगर x माइनस A और x माइनस B किसी भी पॉलिनोमियल का दो अलग अलग फैक्टर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी तो एक फैक्टर होगा ना भाई। अगर कोई भी नंबर में ले लेता हूं, मान लो 27, उसका एक फैक्टर 3 है, उसका एक फैक्टर 9 है, बात समझ में आ रहा है ना। तो 3 इंटू 9 भी तो 27 का एक फैक्टर होगा ना। मान लो 81 का एक 3 फैक्टर है, 9 भी उसका फैक्टर है, तो 3 इंटू 9 27 जो है वो भी तो 81 का फैक्टर होगा ना, ऑब्वियसली होगा ही होगा। क्लियर है, तो उसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप मान सकते हो, फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन मान सकते हो। क्लियर है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझ करके रखिएगा, ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम है। बात समझ में आया ना, ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम है। इस दोनों नोट को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये हमारा क्वेश्चंस में हमें हेल्प करेगा। क्लियर है, तो ये होगी आपका डिटेल डिस्कशन अबाउट स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम, प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड उसका एप्लीकेशन क्या है। और डिटेल एप्लीकेशन आगे आप क्वेश्चंस में देखोगे, और डिटेल एप्लीकेशन आगे आप क्वेश्चंस में देखोगे और ध्यान से समझोगे। ठीक है, तो अभी जो आपको जहां तक पढ़ाया गया है उस जगह तक एक बार आप फटाफट नोट कर लीजिए एंड प्रॉपर्ली कॉपी में नोट्स बना करके, अगर कुछ अपने भाषा में आपको एडिशन करके लिखना है तो आप लिख सकते हो किसी भी जगह पे। अगर आपको याद रखना मुश्किल हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, तो जरूर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख कर रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये पर्सनल नोट्स तो खुद का होता है, वो तो कोई देखने नहीं आ रहा है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है। और ऐसे लिख के रखते हैं, अच्छे बच्चे हमेशा लिख के रखते हैं, जहां पे भी उनको लग रहा है कि वो भूल जाएंगे, आगे उनको याद नहीं रहेगा, तुरंत उस चीज को वो लिख के रख देंगे, ताकि आगे रिवीजन के टाइम वो कंसेप्ट वो भूल ना जाए और वो याद रहे। और जब वो कंसेप्ट याद रहेगा तभी वो एग्जाम में फाइट मार पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो अच्छे बच्चे का पढ़ने का टेक्निक जो है वो आपको बताया जा रहा है, टॉपर्स का की पॉइंट्स एटीट्यूड में आपको बता रहा हूं। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो, वो सिर्फ बोर्ड में जो लिखा रहता है वो नहीं लिखता है, वो बोर्ड के साथ साथ मेरा मुंह से जो जो वर्ड निकाल रहा है वो एग्जैक्टली एक एक वर्ड को कैच करके, अगर वो उसको लगता है कि वो याद रख लेगा तो ठीक है, याद रख लेगा वाकई। अगर उसको लगता है कि थोड़ा सा भी शक है कि वो भूल जाएगा तो जरूर वो लिख के रख देगा। क्लियर है। चलो, तो आप नोट कर लो फटाफट एंड देन हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली आगे कहानी को और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चंस जैसे जैसे समझ में आएगा आपका चीज़ें और अच्छे से क्लियर होता जाएगा और आप और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है माय डियर, पहला क्वेश्चन में कि आपको शो करना है कि ये दोनों लीनियर फैक्टर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का दो फैक्टर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों इसका फैक्टर होता है तो इसका जीरो जब भी यहाँ पे पुट करूंगा तो इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाएगा। यही तो फैक्टर थ्योरम आपको स्टेट करता है ना कि x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है, इस px का फैक्टर है, तो p ऑफ दैट वैल्यू इक्वल टू जीरो होगा, और वो वैल्यू क्या है, उस लीनियर फैक्टर का जीरो है। समझ में आया ना। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। वी हैव zeros of x plus 1 and 2x minus 3 are x is equal to minus 1 and x is equal to 3 by 2. Now p of minus 1, px क्या दिया है आप पहले लिख लो। Here px is equal to जो भी दिया गया है वो पहले आप लिख लो, 2x क्यूब ठीक है। सो नाउ p ऑफ माइनस 1 जो होगा वो 2 इंटू माइनस 1 क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा, -2 -9 -1 प्लस 12, तो ये 0 आ जाएगा। और p ऑफ माइनस 1 के बाद p ऑफ 3/2 जो होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 प्लस 12, तो ये देख लो कितना आएगा, 27/8 माइनस 9 इंटू 9/4 प्लस 9/2 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 27/4 माइनस 81/4 प्लस 9/2 प्लस 12,
तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 27 माइनस 81 है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 और प्लस 48 होगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 27 और 80 45 और 81 हो जाएगा। ज़ीरो आएगा क्या? मेरे को तो डाउट लग रहा है अभी। 3 स्क्वायर 9 4 81/4 9/2 बराबर 18 सही तो है भाई। तो 48 और 18 मिल करके हो जाएगा आपका 66 और 27 कितना हो जाएगा 66 और 27 तो नहीं आएगा, ये तो ज़ीरो नहीं होगा मेरे ख्याल से। खैर शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा या फिर मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा, आप देख लेना अकॉर्डिंगली। अगर कोई हाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, यहाँ पे 3/2 होगा क्योंकि x का वैल्यू 3/2 पुट करना है, यहाँ पे 3/2 होगा। तो ये आ जाएगा आपका 6, 18 नहीं होगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। तो ये 54 और 27 हो जाएगा आपका 81 माइनस 81 0 आ जाएगा। तो एज आप क्या कमेंट करोगे, एज p ऑफ -1 इज इक्वल टू p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x + 1 एंड 2x - 3 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल p। पूरा लिख दीजिएगा आप स्पेलिंग करके, px इज इक्वल टू 2x³ - 9x² + x + 12। ब्रैकेट में अगर लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा बाई फैक्टर थ्योरम। क्लियर है? ये होना चाहिए इसका प्रॉपर एलिगेंट सॉल्यूशन। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली लिखना है अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो। चलिए अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं हम और रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं अकॉर्डिंगली। नंबर 2 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सिंपल सा चीज है कि x - a, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अगर x - a इसका फैक्टर है, अगर x - a इसका फैक्टर है तो क्या होगा? ठीक है, तो नंबर 2 आप बोल सकते हो कि एज x - a is a factor of, as x minus a is a factor of px is equal to x³ minus a² x plus x plus 2। x माइनस ए जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? एक फैक्टर है। तो अगर x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आप क्या कमेंट कर पाओगे? देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ a जो है वो क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका जो 0 होगा वो जब यहां पे बैठाओगे तो आंसर 0 आना चाहिए। मतलब इस फैक्टर का जो 0 होगा वो इस पॉलिनोमियल का भी 0 होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। तो p ऑफ a जो होगा वो क्या हो जाएगा? a³ माइनस a² इंटू a प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये पूरा कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू आ गया -2। ये 1 मार्क का एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर? चलो, तो फैक्टर थ्योरम का छोटा मोटा एप्लीकेशन है ये सारे के सारे। अगला क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि चेक करना है, एग्जामाइन वेदर x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है? p ऑफ -1 चेक करना है। ठीक है ना? अगर वो 0 आता है तो बिल्कुल सही बात है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वी हैव px इज इक्वल टू क्या? x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। तो आप यहां पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस और नॉट चेक करने बोला है ना, तो x + 1 का जो 0 है वही तो पुट करोगे। तो आप सबसे पहले p ऑफ -1 चेक करोगे। -1 चेक करके देखो क्या आ रहा है अकॉर्डिंगली। क्या लिख रहा हूं यार? 2 प्लस √2 -1 और प्लस √2। तो यहाँ पे आ रहा है -1, यहाँ पे आ रहा है -1, यहाँ पे आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +2 प्लस √2 और प्लस √2 हो जाएगा। तो 2 तो कैंसिल हो गया, बट √2 कैंसिल नहीं होगा। अगर यहाँ पे -√2 होता तो ये 0 आ जाता। ठीक है, तो एज p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप क्या कमेंट करोगे? देयरफॉर x + 1, क्योंकि x + 1 का 0 जो है वही तो है ना -1, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। ठीक है, तो अभी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू दिस लिख दीजिएगा, इसको यहाँ पे ला करके प्रॉपरली सॉल्यूशन बना लेना।
क्लियर है? तो ये सारे छोटे मोटे 1 मार्क के क्वेश्चंस हो सकता है ना, बहुत ही आसान से कोई भी कर सकता है। तो इसको भी आप नोट करके रख देना, अकॉर्डिंगली हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए। नंबर 4 में बोला जा रहा है कि अगर x प्लस ए कॉमन फैक्टर है इन दोनों का तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, x प्लस ए अगर दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब इसका भी फैक्टर है इसका भी फैक्टर है, तो आप लिखोगे एज x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, दोनों को 2 नाम दे देता हूं, एक को P1 बोल देता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और दूसरा हो जाएगा P2x, एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देयरफॉर x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ P1x एंड P2x बोथ। ठीक है, तो अगर x प्लस ए इन दोनों का फैक्टर है तो बाई फैक्टर थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम वी कैन स्टेट दैट, क्या हो जाएगा, P1 के अंदर अगर इसका 0 में पुट करूंगा, इसका 0 कौन होगा, माइनस ए होगा, तो वो भी 0 आएगा, और P2 के अंदर अगर मैं इसका 0 पुट करूंगा वो भी 0 आएगा। तो P1 ऑफ माइनस ए कौन होगा बोलो, माइनस ए स्क्वेयर प्लस पी ऑफ माइनस ए प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और P2 ऑफ माइनस ए कौन आएगा, माइनस ए स्क्वेयर प्लस एम इंटू माइनस ए प्लस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहां से आपको बेसिकली क्या करना है, ए स्क्वेयर है और ये माइनस पी ए है तो उस तरफ चला जाएगा तो प्लस पी ए हो जाएगा, और ये प्लस क्यू है उस तरफ चला जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा, इसको रोमन 1 बोल दीजिए, और यहाँ से आप इसको माइनस ए एम उस तरफ चला गया तो प्लस एम हो जाएगा, और प्लस एन उस तरफ चला जाएगा माइनस एन हो जाएगा, तो ये रोमन 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो फ्रॉम 1 and 2 we have AP माइनस क्यू इज इक्वल टू AM माइनस एन। क्लियर है क्या? तो अकॉर्डिंगली यहाँ से AP माइनस AM, ए का वैल्यू निकालना है ना, तो एक साइड में लेके आ जाओ और Q को उस तरफ लेके चले जाओ, Q माइनस एन, तो A का वैल्यू जो है वो P माइनस M आ जाएगा और इधर Q माइनस N आ जाएगा, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा A इज इक्वल टू Q माइनस N डिवाइडेड बाई P माइनस M। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, N माइनस Q है वो Q माइनस N होना चाहिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आराम से ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? है ना? बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा आपको कि P और M इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर P और M इक्वल हो जाता है तब तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट दोनों जगह पे इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मिसिंग है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, क्वेश्चन वाला इतना सोचता नहीं है, तो यहाँ पे P नॉट इक्वल्स टू M दिया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज A जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज A अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे P और M दोनों अनइक्वल होने चाहिए। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका एंटायर फैक्टर थ्योरम और उसका सिंपल कुछ एप्लीकेशन। अभी और स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन उसका दिखाएंगे हम अभी जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले उस जगह पे, और वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को तो फैक्टराइज कर लेते हो, है ना, अगर वो मिड टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज हो रहा है तो आप कर लेते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाते हो। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करना आपको नहीं पता, बाई क्वाड्रेटिक को नहीं पता, तो वो सारे हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं विदाउट यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ हीट एंड ट्रायल, जो आपका टेक्स्ट बुक पे दिया जाता है या फिर स्कूल में करा देता है ना, कि आप कैसे भी करके याद करके 1 ट्रायल करो, 2 ट्रायल करो। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आप देखते हो आपका बुक में जो 1 2 ये सब ट्रायल करके हो जाता है। अभी अगर मैं ऐसा एक गंदा क्वेश्चन दे देता हूं जो 1 2 वगैरह ये सब ट्रायल करके नहीं हो रहा है, तब आप स्ट्रगल करोगे, आप नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को। क्या पता 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है ढूंढने में आपको। तो उसी जगह पे आपको बचाएगा कौन? इंटीग्रल रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम का एप्लीकेशन। दोनों एक ही है मुद्दा, अगर बात करें तो रैशनल रूट थ्योरम ही सब कुछ है, तो वही आपको इस जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको बचाएगा अच्छे से। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नहीं तो अगर आप स्कूल वाले तरीके से करने गए तो किस तरीके से आप स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, या फिर किस तरीके से आपको रटना पड़ेगा, आप ध्यान से देख लोगे। अभी बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ही एलिगेंट मेथड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया जाता है, उस चीज को आप ध्यान से समझने का प्रयास करो। क्लियर है क्या? क्योंकि अगर आप स्कूल वाले अप्रोच में गए
तो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा और अब वो आपका किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से आया तब तो हो जाएगा, एक दो बार चेक करने के बाद 1 -1 2 -2, और अदरवाइज अगर बुक से नहीं आया तो आप स्ट्रगल कर जाओगे बहुत बुरे तरीके से, क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है? तो बस वही बोलना चाहूँगा कि प्रॉपरली जो बता रहा हूँ वो प्रॉपरली फॉलो करना है ना। और चलिए आगे देखते हैं, तो टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला पार्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। दैट इज पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, उस चीज़ को हम स्टडी करने वाले, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चंस को थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन जो है वो फैक्टर थ्योरम का ही एप्लीकेशन होगा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का, बट क्वेश्चंस को थ्रू ही समझेंगे और कोई थ्योरी इसमें पढ़ने के लिए खास कुछ है नहीं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। शो दैट x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ - 3x² - 17x + 30। इसका फैक्टर है x - 2, वो प्रूफ करने बोला है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करोगे, आप जानते हो ऑलरेडी, आप जानते हो है ना। मैं फर्स्ट पार्ट और नहीं करूंगा, आप जानते हो डायरेक्टली f(2) कैलकुलेट करोगे, वो 0 आएगा तो प्रूफ हो जाएगा x - 2 उसका फैक्टर है। मैं सेकंड पार्ट करूंगा, उसको फैक्टराइज करने सिखाऊंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट करूंगा प्रॉब्लम का, फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है। सेकंड पार्ट क्या बोला जा रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि फैक्टराइज करना है। अभी देखो, या तो आप क्या करो, रिमाइंडर थ्योरम लगा करके डायरेक्टली क्या करो। पहला मैं 2 मेथड आपको बताता हूं, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। पहला मेथड मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से देखना। एज x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx बराबर 2x³ - 3x² - 17x + 30. So by dividing fx we have क्या मिलेगा, x - 2 से, x - 2 इसका फैक्टर है, आपको पता चल गया। तो x - 2 से आप अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक और फैक्टर मिल जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। अगर फैक्टर है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा, ये समझ ही आता है आपको। तो अब डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 2x² ले लीजिए, तो ये 2x³ आ जाएगा, -4x² आ जाएगा। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे x² - 17x + 30, तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो x² - 2x, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -15x + 30, तो यहाँ पे -15 चिपका दीजिए, तो यहाँ पे -15x + 30 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से क्लियरली आपको ये समझ में आ रहा है कि fx जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर है, दैट इज x - 2 और दूसरा है 2x² + x - 15, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्लियरली ये पता चल गया, दैट इज जो साथ में आपका एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कोशेंट है, रिमाइंडर तो 0 है, तो अगर ये fx का एक फैक्टर है तो ये भी fx का एक फैक्टर होगा। तो फायदा क्या होगा कि अभी इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से मैं 2 0 निकाल दूंगा और वही हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का रिमेनिंग 2 zeros, क्योंकि अगर क्यूबिक है तो इसका 3 0 आना चाहिए, एक तो दिया हुआ है, उसके मदद से आपने फैक्टर निकाल दिया, फैक्टर तो दिया हुआ है मतलब 1 0 तो 2 है, तो रिमेनिंग zeros आप इसको फैक्टराइज कर लोगे तो मिल जाएगा। दिस इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है ना। नाउ 2x² + x - 15 कैन बी फैक्टराइज्ड एज -30 है, तो एलसीएम आप कीजिए, +6x - 5x कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x - 5 आ जाएगा और यहां से x + 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये हो गया फैक्टर। देयरफॉर fx को जो मैं लिख सकता हूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, x - 2 × x - 3 × 2x - 5 हो गया, ठीक है।
एक लीनियर फैक्टर अगर पता चल जाता है तो उस लीनियर फैक्टर से उसको डिवाइड करके रिमेनिंग क्वाड्रेटिक निकाल देंगे, और क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर पता चल गया तब तो बल्ले बल्ले, क्योंकि क्वाड्रेटिक को तो मैं मिड टर्म से फैक्टराइज कर सकता हूं। अगर मिड टर्म से नहीं कर पाया देन वो अलग बात है, आपको रिमाइंडर थ्योरम उस जगह पे रैशनल रूट थ्योरम उस जगह पे लगा के निकालना पड़ेगा, वो अलग बात है। बट अगर आपको मिड टर्म से फैक्टराइजेशन हो रहा है जैसे इस केस में हो गया, तब तो ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे x-2 कोई इसका फैक्टर ना दे करके x = 2 एक 0 भी दिया हुआ रहता, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल का एक 0 आपको पता चल गया तो आपको फैक्टर पता चल गया बाई फैक्टर थ्योरम, क्योंकि x = 2 अगर इसका 0, अगर यहाँ पे x = 2 इसका 0 आपको पता लग गया कि इसका टोटल 3 0 आएगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर आएगा, उनमें से एक 0 का पता लग गया आपको, मान लो x = 2, तो x = 2 अगर फैक्टर है तो x 0 है तो x-2 फैक्टर होगा। कैसे पता चला? बाई फैक्टर थ्योरम। अब ये भी पढ़े हमने, तो फैक्टर थ्योरम से पता चल गया कि x-2 एक फैक्टर होगा, और अगर x-2 एक फैक्टर हो जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही है, बट अगर 0 दे करके देता, फैक्टर नहीं देता, तो फैक्टर थ्योरम से आपको पता चल जाता कि ये x-2 एक फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर दिया हुआ है तो पता चल रहा है कि x = 2 एक 0 होगा बाई फैक्टर थ्योरम, क्योंकि दोनों ट्रू होता है कन्वर्सली। तो अगर आपको एक फैक्टर पता चल गया, इस फैक्टर से उसको डिवाइड कर दोगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 होगा, तो दूसरा फैक्टर क्वोशिएंट जो होगा वही हो जाएगा दूसरा फैक्टर, उसको फैक्टराइज कर दोगे तो पूरा पूरा ये फैक्टराइज हो जाएगा लीनियर फैक्टर्स में। क्लियर है क्या? अगर मैं ये स्टेप में आंसर छोड़ दूं तो भी तो आप गलत नहीं बोल सकते ना, फैक्टराइज्ड फॉर्मेट तो है, बट एज हमें फैक्टराइज जब भी करने देता है तो हम तमीज से लीनियर फैक्टर्स निकाल करके देते हैं। अगर आप यहां तक आंसर छोड़ दोगे तो टेक्निकली गलत नहीं है, फैक्टर्स के फॉर्मेट में तो है, बट एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसीलिए ये अप्रोप्रिएट करेक्ट नहीं है। पूरा बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो अगर तमीज से बात करूं तो आपको तीनों ही फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स दिया हुआ होना चाहिए। क्लियर? जो आपने फाइनली निकाल करके रखे। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज है। दूसरा यह है कि मान लो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, डायरेक्टली इन क्वेश्चंस की तरफ फैक्टराइज बोल दिया गया, तब तो आपको x = 2 के बारे में जानकारी नहीं होता, तब आप कैसे करते प्रॉब्लम को? सोचिएगा जरा एक बार, तब आप कैसे करते प्रॉब्लम को? तब आप कैसे करते पूरा प्रॉब्लम को? इस चीज को ध्यान से सोचिए जरा। तब आप इस तरीके से करते हैं, देखो मैं बता रहा हूं तब कैसे करते। पहला मेथड आप नोट कर लीजिएगा, मैं मेथड 2 बता रहा हूं। तो तब आप क्या करते, आप बोलते हैं कि सर आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है ना। मैं बोलता हाँ फैक्टराइज करना है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। आप क्या करो, रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई करो। अभी देखो यहां पे अगर रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई नहीं करना है तो स्कूल वाला जो टेक्निक मास्टर लोग सिखाता है वो क्या सिखाता है मैं आपको बताता हूं। वो बोलेगा चेक करो, x = 1 रख के चेक करो 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। -1 चेक करो, नहीं आ रहा है। 2 चेक करो, नहीं आ रहा है। -2 चेक करो, नहीं आ रहा है। ऐसे करते करते 3-4 तक ये हो ही जाता है, कोई ना कोई एक गिर ही जाता है। जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में उनमें से ऐसे चेक करते करते एक ना एक 0 मिल ही जाता है। अगर एक 0 मिल गया तो एक फैक्टर मिल जाएगा, तो एक फैक्टर अगर मिल गया तो डिवाइड करके आप क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाल दोगे और उसको फैक्टराइज कर दोगे मिड टर्म से, तो काम निपट गया। ऐसे सिखाया जाता है। बट अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन देता हूं जहां पे आसपास का कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब आसपास में कोई 0 के आसपास 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये सब में चेक करके कोई 0 आपको नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करोगे? तब तो फंस जाओगे ना। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जहां पे आसपास में कोई वैल्यू चेक करके डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ये जरूरी तो नहीं है ना। तो इसीलिए आपको प्रॉपरली चीजें आना चाहिए कि बेसिक से आप कैसे करोगे। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि सर इसका एक 0 होगा x = b/c, ठीक है, x = एक 0 होगा b/c। मैं सर्च कर रहा हूं कि इसका कोई रैशनल 0 है या नहीं। तो b किसका फैक्टर होता था? रैशनल रूट थ्योरम याद करो, b कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होता था, और c किसका फैक्टर होता था? लीडिंग कोएफिशिएंट का। तो लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर्स कौन कौन है? +-1 होगा और +-2 होगा। बट 30 का फैक्टर्स कौन कौन है? +-1 भी होगा, +-2 भी होगा, +-3 भी होगा, +-5 होगा, 6 होगा, और कौन कौन होगा? +-10 होगा, +-15 होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? +-15 होगा। क्लियर है? बात समझ में आया ना? ठीक है। तो देख,
अभी अगर मैं प्लस बी बाई सी का कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश करूं तो क्या बनेगा कि इन सबको अगर मैंने प्लस माइनस सी से डिवाइड किया तब तो यही सब आएगा, यही सब घूम करके कॉम्बिनेशन बनता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे हाफ आ सकता है, माइनस हाफ भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर अगर मैं मान लो प्लस माइनस 2 को प्लस माइनस 2 से डिवाइड किया तो प्लस माइनस 1 ही आएगा, तो वो चीज ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे प्लस माइनस 3/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा, फिर 6 को जैसे ही डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस 3 आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है। 10 को जैसे ही करोगे तो वो प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ऑलरेडी आ चुका है। और लास्ट वन प्लस माइनस 15/2 आएगा। प्लस प्लस लोगे 15/2, माइनस माइनस लोगे तो भी 15/2, माइनस प्लस लोगे या फिर प्लस माइनस लोगे तब माइनस 15/2 आ जाएगा। मतलब बी बाई सी का ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूने 22। तो अगर आपके पास टोटल अभी 22 ऑप्शंस है, टोटल कितना ऑप्शंस है? 22 ऑप्शंस है। अगर मैं बोलूं कि पहले तो आपके पास कोई चॉइस था ही नहीं, पहले तो इनफाइनाइट चॉइस आपके पास था, पहले तो आपके पास इनफाइनाइट चॉइस था कि आप किस चीज को चेक करोगे। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये सब करके अगर नहीं आया तो किसको चेक करोगे? हाफ को या 3/2 को या 10/2 को या 5/2 को या 7/2 को, किसको करोगे? पता ही नहीं आपको। बट अभी उस इनफाइनाइट जोन में से एक जोन तो पता है ना आपको कि भाई अगर इस पॉलिनोमियल का कोई रैशनल जीरो आ सकता है तो इनके बाहर नहीं होगा, इनमें से ही कोई होगा। इतना तो दिल में तसल्ली है ना। इन 22 में से तो आप कोई ना कोई चेक करके निकाल ही दोगे कौन जीरो है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 22 का 22 चेक करो, फायदा देखना। कोई कोई बच्चा है कि 22 का 22 चेक करेगा और 22 में चेक करके वो 3 निकालेगा। अगर तीनों की तीनों रैशनल जीरो है, मान लो कोई इरेशनल जीरो नहीं है, ऑर्डिनरी किसी प्रॉब्लम में कोई इरेशनल जीरो नहीं होता है, √2 किसी का जीरो वगैरह ऐसा कुछ देता नहीं है। देने को तो दे सकते हैं, बनाने को तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट रैशनल रूट थ्योरम में तो हम रैशनल जीरो सर्च कर रहे हैं। अगर इरेशनल आ रहा है तो रैशनल वाले फैक्टर से डिवाइड करके जो रिमेनिंग फैक्टर होगा उसका इरेशनल आ जाएगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि कोई कोई बच्चा यहां पे क्या करेगा, 22 में पॉलिनोमियल का वैल्यू चेक करेगा, f(1), f(-1), f(2), f(-2), f(3), f(-3), सारे कहानी चेक करेगा। चेक करके क्या मिलेगा उसको, 22 का 22 आंसर वो चेक करेगा। चेक करने के बाद मान लो 3 में 0 आया, एग्जैक्टली 3 में 0 आया, तो वो तीनों क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मान लो हमारा क्या आ रहा था अभी जो हमने किया था, भूल गया यार क्या किए थे, ऐसा ही कुछ आया था ना, x², जो भी है, मान लो 2 आया था। एक मेरे को याद है क्योंकि x-2 फैक्टर है, दूसरा मेरे ख्याल से कुछ 3 आया था और -5, ऐसे मान लेते ये 3 आया, मान लो, तो मेरे को याद नहीं है क्या आया था, ये 3 आता है। तो अगर ये 3 आता है तो इस fx को मैं फैक्टराइज फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा? अगर 2, 3 और -5 तीन 0 है, क्योंकि f(2), f(3) और f(-5) मान लो 0 आया और बाकी सारे नॉन जीरो आया, बाकी रिमेनिंग 19 केस में नॉन जीरो आए, 3 केस में 0 आया। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये तीनों के तीनों इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो अगर ये तीनों के तीनों 0 होगा तो x-2, x-3 और x-5 दैट इज x+5 ये तीनों के तीनों इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर ये तीनों के तीनों इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इनका प्रोडक्ट भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो इसी पॉलिनोमियल को मैं इस तरीके से फैक्टराइज करके लिख सकता हूं। समझ में आया ना? तो यही आपका जॉब हो गया खत्म, फैक्टराइज हो गया आपका पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ रैशनल रूट थ्योरम। अभी बहुत स्मार्ट बच्चा यहां पे आएगा और आकर के वो क्या बोलेगा जानते हो? वो बोलेगा कि मैं 22 का 22 चेक करने का मन नहीं है। मान लो मैं शुरुआत किया, +1 चेक किया, -1 चेक किया, फिर +2 चेक किया। जैसे ही +2 चेक किया तो +2 0 आ गया, मतलब क्या, f(2) 0 आ गया। तो जैसे ही f(2) 0 आ गया तो उसको पता चल जाएगा कि भाई x=2 तो एक 0 है, इस पॉलिनोमियल का तो एक 0 है, x=2। अगर x=2 एक 0 है तो मेरे को एक फैक्टर तो पता चल गया, x-2। अभी और मैं आगे चेक करके क्या करूं? आगे मैं चेक नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, x-2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड लगाऊंगा, लगा के ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहां पे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाएगा और उसको मैं फैक्टराइज करके बाकी 2 0 निकाल दूंगा। मैं इतना सारे के सारे चेक करके क्या करूं? समझ हो ना मेरी बात? इस तरीके से वो गेम खेलेगा जो हमने जस्ट मेथड 1 में किया था, क्योंकि एक फैक्टर हमें ऑलरेडी पता था। अगर एक फैक्टर ऑलरेडी पता नहीं होता है तो वो फैक्टर भी हमें रैशनल रूट थ्योरम से निकालना पड़ेगा। या तो आप ऐसे उल्लू की तरह ट्रायल कर करके निकालो, 1 चेक करो, 2 चेक करो, अगर कोई लग गया तो लग गया तुक्का, अगर नहीं लगा तो फंसोगे। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे भी बहुत क्वेश्चंस में दिखा दूंगा जहां पे नहीं लगेगा। क्लियर है क्या? आप चेक करके ऐसे आसपास में चेक करके नहीं निकाल पाओगे।
बात समझ में आ रहा है ना? तो उस जगह पे ये दिमाग लगा सकते हो। 22 के 22 चेक करने का जरूरत नहीं है, कहीं पे 12 आ रहा है, कहीं पे 22 आ रहा है, कहीं पे 18 आ रहा है, तो सारे के सारे चेक करके जरूरत नहीं है। चेक करो, जब तक एक जीरो नहीं मिलता है तब तक चेक करते रहो। जैसे ही एक जीरो आपको मिल जाएगा तो एक फैक्टर मिल जाएगा। अगर x इक्वल टू के एक जीरो है तो x माइनस के एक फैक्टर होगा, तो x माइनस के अगर फैक्टर होगा तो उस फैक्टर से डिवाइड करके आप बाकी निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक को तो आप मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर दोगे ना आसानी से। अभी कोई बच्चा मेरे को डाउट बोलेगा सर ये तो क्यूबिक में, अगर क्यूबिक को मैं लीनियर, अगर एक फैक्टर आप बोल रहे हो एक फैक्टर मिल जाता है तो काम खत्म, तो एक फैक्टर जो मिलेगा वो तो लीनियर फैक्टर होगा। तो लीनियर फैक्टर से अगर मैं क्यूबिक को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक आएगा, बट मैं लीनियर से अगर बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करूंगा तब तो क्यूबिक आ जाएगा मेरे पास। तो वो वापस मैं क्यूबिक को लेकर के परेशान हो जाऊंगा। मैं उस वक्त उसको सलाह ये दूंगा कि अगर बाई क्वाड्रेटिक है आपका क्वेश्चन तो आप 2 जीरो निकालो। रैशनल रूट जीरो से ऐसे चेक करके एक जीरो से आप खुश नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप जानते हो एक जीरो मतलब एक फैक्टर से डिवाइड करोगे तो क्यूबिक आएगा, बट आपको चाहिए क्वाड्रेटिक जिसको आप मिड टर्म से फैक्टराइज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे उस वक्त, एक और जीरो सर्च करोगे। मान लो यहां तक चेक करते करते आपको एक और जीरो मिल गया। अगर 2 जीरो मिल गया तो 2 फैक्टर मिल गया। अगर 2 फैक्टर मिल गया तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी उस बाई क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर हो जाएगा, और उन 2 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। मतलब इस बाई क्वाड्रेटिक का एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाएगा। अभी एक क्वाड्रेटिक से इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दोगे तो एक और क्वेश्चन मिल जाएगा, और वो क्वेश्चन क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो उसको फैक्टराइज करके आप निकाल सकते हो। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इतने सारे चेक करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना? इतना सारा चेक करना जरूरी नहीं है। जितना जरूरत है एटलीस्ट जितना फैक्टर चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है क्वेश्चन, तो एटलीस्ट 2 फैक्टर चाहिए। तो 2 जीरो तक मिल जाने से आप खुश हो जाना, चेक करना बंद कर देना। क्यूबिक अगर है तब तो 1 जीरो मिल जाने से ही काम हो जाएगा, और अगर क्वाड्रेटिक दिया हो तब तो रैशनल रूट थ्योरम वगैरह लगाने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली मिड टर्म से कर दो। अगर मिड टर्म से एकदम से जाकर के नहीं हो रहा है देन आप रैशनल रूट थ्योरम लगाओ, वो अलग बात है। क्योंकि सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर जो मिड टर्म से फैक्टराइज कर दोगे ऐसे भी जरूरी नहीं है, सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे होगा तो जरूर, बट सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है क्या? और अगर हो गया तब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये मेथड तो आप पूरा कहानी समझ गए होंगे। इसको आप डिटेल में अच्छे से सॉल्यूशन बना करके रख दीजिएगा। अब चेक कर दीजिए, यहां तक चेक एक बार तो आप लिख लीजिए कि नंबर 1 वे क्या है, मेथड 2 का ही पहला तरीका क्या है कि सारे के सारे चेक करके 3 जीरो निकालो। या तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच क्या है कि उस जगह तक चेक करो जब तक आपको एक जीरो नहीं मिलता है। जैसे ही एक जीरो मिलता है तो एक फैक्टर मिल गया, उससे क्यूबिक को डिवाइड कर दो तो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके आंसर निकाल दो। सिंपल बात है, जैसे आप मेथड 1 में किए हो। और अगर यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक होता तो तब तक चेक करता मैं जब तक मेरे को 2 जीरो नहीं मिलता। 2 जीरो जैसे मिल जाएगा 2 फैक्टर आ जाएगा, 2 फैक्टर आ जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट भी उसका एक फैक्टर होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट एक बाई क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, तो क्वाड्रेटिक से बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड मार देंगे तो एक और क्वाड्रेटिक आ जाएगा। देखेंगे हम आगे क्वेश्चंस में। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको कंप्लीट करके रखना, वही थॉट एग्जैक्टली काम आता है। ये हीट एंड ट्रायल वाला जो तरीका है ना, चेक कर करके देखना, ये कुछ ही क्वेश्चंस में लगता है, हर क्वेश्चंस में आप बच नहीं सकते। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं और अकॉर्डिंगली चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपको बोला गया है फैक्टराइज करो। 6-7 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहला वाला तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया है तो उसको फैक्टराइज करना है, उसको तो डायरेक्टली मिड टर्म से ही कर सकते हैं, ठीक है ना? बट फिर भी लोग बोलेगा कि यहाँ पे आप वो लगाओ, रैशनल रूट थ्योरम वगैरह लगाओ, लगा करके दिखाओ। मेरा खास कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, रैशनल रूट थ्योरम लगाने का भी इंटरेस्ट नहीं है, और हिट एंड ट्रायल से चेक करने का भी जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ तो डायरेक्टली करूंगा ना। तो बोलेगा कि यहाँ पे आप वो करो, नहीं तो है ना चेक करो, जैसे 1 चेक करो, 1 तो 0 आया नहीं, 2 चेक करो, 2 से भी 0 होगा नहीं, 3 चेक करो तो 36 नहीं 54 + 15 होगा नहीं, है ना। 4 चेक कर सकते हो, 4 से भी मेरे को लग नहीं रहा है कुछ हल नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो कौन सा लगेगा मेरे को? मेरे हिसाब से ये नहीं है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा मेरे को क्लियरली दिख रहा है, मैं मिड टर्म से फैक्टराइज कर सकता हूं तो कर देता हूं ना, ज्यादा सोचने वाली क्या बात है। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो बल्ले बल्ले डायरेक्टली मिड टर्म से कर देंगे। तो ये 6 और -6 कितना होता है? -36। अभी 5 को ऐसा 2 चीज में ब्रेक कर देना है जिनका समेशन भी 5 होगा और जिनका प्रोडक्ट -36 होगा। वो कौन होगा? 9 और -4। तो 6x² + 9x - 4x - 36।
तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं 3x कॉमन ले सकता हूं, तो ये 2x प्लस 3 होगा, -2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2x प्लस 3 आएगा, तो ये 3x माइनस 2 होगा और ये 2x प्लस 3 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हो गया ये फैक्टराइज। क्लियर है? आगे बात करते हैं। यहां पे है आपका -18 प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वेयर, तो माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 18। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 11x, इसको अगर फैक्टराइज करने जाऊं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 9x प्लस 18। तो ये आराम से फैक्टराइज हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 9 पे, हो गया ना? अभी माइनस से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो दूसरा वाला चेंज हो करके 9 माइनस एक्स हो जाएगा, या फिर आप इसको भी चेंज करके 2 माइनस एक्स कर सकते हो, तो हो गया अकॉर्डिंगली। बात समझ में आया ना? तो बस वही चीज है। नंबर 3 का अगर मैं बात करूं, तो नंबर 3 में अगर मैं बात करूं तो यह है आपका 8a स्क्वेयर माइनस 22ab प्लस 15b स्क्वेयर। क्लियर है? तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करना चाहता हूं तो देखो 15 और 8 कितना आएगा, 15 और 8 आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से 120। तो 22 को मेरे को इन दोनों का समेशन में कन्वर्ट करना, ऑब्वियसली 12 और 10 हो जाएगा, तो आराम से कर देंगे। तो ये मान लो 10ab हो गया, ये 12ab हो गया, ठीक है ना? या फिर यहाँ पे 12 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखो काम चलेगा। तो यहाँ से अगर मैं 4a कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा 2a माइनस 3b, और यहाँ से अगर मैं 5a कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा, सॉरी 5a कॉमन नहीं आएगा, 5b आएगा, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, और ये तो प्लस है तो माइनस अगर कॉमन ले लोगे माइनस 3b, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 है माइनस 5b आ जाएगा, ये 2 है माइनस 3b हो जाएगा। तो आराम से ये फैक्टराइज हो गया। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया अकॉर्डिंगली, है ना? अगला चीज देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और अकॉर्डिंगली समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। उसमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है? अगर आप स्कूल वाले तरीके से, सिंपल तरीके से करना चाहते हो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि x इक्वल टू 1 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है। मतलब क्या, x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, तो x माइनस 1 से इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा तो उसको फैक्टराइज कर दोगे तो रिमेनिंग फैक्टर्स आ जाएगा, खत्म बात। ऐसे आप कर सकते हो। अदरवाइज आप प्रॉपरली इज्जत दे करके क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो अभी हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है डायरेक्टली आपको विजुअलाइज हो रहा है कि ये हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर प्रॉपरली आपको हिट एंड ट्रायल से विजुअलाइज नहीं हो रहा है देन आप रैशनल रूट थ्योरम से आप अपना 0 को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है तो आप कर सकते हो, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये वाला चलो मैं लिखा करके दे देता हूँ, नंबर 5। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 32x प्लस 20। बात समझ में आया ना? क्लियर है? तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा -1 अगर आप पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है? बाय ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो, बाय ऑब्जर्वेशन f ऑफ -1 जो है वो क्लियरली आपको दिख रहा है, कितना देगा आंसर, वो आंसर 0 देगा, वो आंसर 0 देगा। दैट इज x इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx, ठीक है ना? तो x इक्वल टू -1 अगर इसका 0 है तो ऑब्वियसली x माइनस -1 जो होगा दैट इज x प्लस 1 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। तो अगर फैक्टर हो गया तो बाय डिवाइडिंग fx
बाई एक्स प्लस वन, हमें क्या मिलेगा, x प्लस वन से अगर fx को डिवाइड कर देता हूँ तो रिमेनिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा, देन आप अकॉर्डिंगली उसको फैक्टराइज कर देना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप प्लस 12x लिख दीजिएगा। तो 12x स्क्वायर प्लस 12x सब्ट्रैक्ट कर दो तो 20x प्लस 20, तो यहाँ पे प्लस 20 लिखने से ही रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर 0 तो आना ही था क्योंकि ये फैक्टर है। तो क्लियरली मैं fx को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और अगेन आप 12x प्लस 20 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, 2x प्लस 10x लिख करके मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर दीजिए अगर होता है तो, अगर नहीं होता है तो रैशनल रूट थ्योरम तो आपके पास है ही, बट एज यहाँ पे बहुत आसानी से हो गया तो काम खत्म, ये आराम से फैक्टराइज हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बट एज आपको बाई ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिखता नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता, तो लिखना आपको इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन को, है ना, तो लिख दीजिएगा अकॉर्डिंगली। मैं इरेज कर रहा हूँ, रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है क्या, अगर मैं बोलूँ कि दिख रहा है, हाँ तो दिख रहा है आपको, x इक्वल टू 1 क्लियरली दिख रहा है, बट ये तो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको ऑब्जर्वेशन से आपने एक 0 तो निकाल दिए, बाकी 0 आप कहाँ से निकालोगे, प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं फंसोगे, समझो मेरी बात, तो ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो जाता है, क्लियर है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं एक 0 तो आपको क्लियरली दिख रहा है x इक्वल टू 1, दूसरा अगर ऐसे आप ऑब्जर्व कर करके निकाल दिए तो अच्छी बात है, आपका किस्मत अच्छा है, बट अगर आप नहीं निकाल पाए तो क्या करोगे, तब तो आपको रैशनल रूट थ्योरम का रास्ता लेना ही पड़ेगा ना, और तो कोई ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि चीज़ों को प्रॉपरली समझ के क्या करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप रैशनल रूट थ्योरम नहीं समझते हो, नहीं सीखते हो, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, फैक्टराइज इसको कर ही नहीं पाओगे। तो ये वाला तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, लास्ट वाला मैं करके दे रहा हूँ। लास्ट वाले में तो चलो देख के मालूम ही नहीं पड़ रहा है क्या होगा, है ना, ये तो सोच के निकाल देना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे सोचते सोचते ट्रायल करना, उससे अच्छा तो मैं सोचता हूँ रैशनल रूट थ्योरम ही लगा दो, फायदा हो जाएगा। fx जो है वो आपका क्या होगा, -14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। आप रफ वर्क यहाँ पे कुछ कर लो, आपका रैशनल रूट कौन होता है, b/c, तो b यहाँ पे क्या होगा, -6 का फैक्टर होगा, तो -6 का फैक्टर कौन कौन है, +-1 +-2 +-3 +-6, और c कौन कौन है, c हो जाएगा 2 का फैक्टर, 2 का फैक्टर से +-1 और +-2 होगा। तो अगर मैं क्लियरली बात करूं कि बाई रैशनल रूट थ्योरम we can state that by rational root theorem we can state that possible zeros of fx are क्या होगा, पॉसिबल जीरोस। अगर मैं डिनोमिनेटर में +-1 लेता हूं तो या तो +-1 आएगा, +-2 आएगा, +-3 आएगा, +-6 आएगा। फिर अगर मैं डिनोमिनेटर में +-2 लेता हूं तो +-½ भी आ सकता है, +-3/2 भी आ सकता है, क्योंकि +-2/+-2 तो +-1 ही आएगा जो आ चुका है ऑलरेडी, और +-6/+-2 भी +-3 ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास एग्जैक्टली ये 12 पॉसिबिलिटी ही है, क्लियर है ना। तो अभी आप एक एक करके चेक करो, जैसे ही आपको 2 0 मिल जाता है आप बंद कर देना चेक करना, क्योंकि आप तब तो आप डिवाइड करके काम चला लोगे ना, ठीक है। तो चेक करते जाओ, नाउ एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करते जाओ आप, ठीक है। f(1) चेक करो सबसे पहले, f(1) क्या मिलेगा, 2 + 1 -14 -19 -6, तो क्या ये 0 आ रहा है, बिल्कुल नहीं, ये 0 नहीं आ रहा है। तो f(-1) चेक करो, f(-1) कितना आएगा, 2 - 1 -14 + 19 -6, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, -21 0 आ रहा है, मतलब एक 0 तो आपको मिल चुका है। फिर आप f(2) चेक करो, तो 2 to the power 4 16 × 2 32 + 8 -4 × 4 56 -38 -6, तो ये तो 0 होने का सवाल ही नहीं आता है। f(-2) अगर चेक करता हूँ तो -2 में यहाँ पे तो 32 ही होगा, ये -8 होगा, ये -56, ये +38 और -6 हो जाएगा। दैट इज माइनस में कितना आ गया, माइनस में आ गया 70, और प्लस में कितना आ गया, प्लस में भी 70 आ गया, तो ये 0 हो गया। तो किस्मत अच्छा है आपका, पहला 4 चेक करते ही आपको 2 0 मिल गया।
तो डायरेक्टली मैं उसके बाद और चेकिंग बंद कर दूंगा, तो उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2 आर टू zeros ऑफ पॉलिनोमियल fx का 2 0 मिल गया। अगर 2 0 मिल गया तो चेक करना बंद कर दो। यही सारी चीज आप हिट एंड ट्रायल से सोच सोच के भी निकाल सकते थे, बट वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं रैशनल रूट थ्योरम बताता हूँ। तो ये दोनों, इसका 0 आपको मिल गया, ठीक है, दैट इज x प्लस 1। अगर ये 0 है तो x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर 2 फैक्टर्स ऑफ fx, ठीक है। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 अगर दो फैक्टर है तो इनका प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो आएगा वो भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ fx। अगर ये चीज इसका एक फैक्टर हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मैं इरेज कर देता हूँ, आप क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लिख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। बात समझ में आ रहा है ना। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नाउ बाय डिवाइडिंग fx बाई कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से आप किसको डिवाइड कर दीजिए, आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर दीजिए तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, -16x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, तो प्लस में कितना आ जाएगा, साथ में प्लस में नहीं -5x लगा दो, तो -5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 30x, सब्ट्रैक्ट कर दो तो -x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो यहाँ पे ऑब्वियसली -1 लगा दो तो कितना आ जाएगा, -x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे तो लफड़ा हो रहा है भाई, ये तो आ नहीं रहा है बराबर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 2x स्क्वायर लगाता हूँ तो 6x क्यूब प्लस 4, अच्छा यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 4x स्क्वायर होना चाहिए था, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये 18 हो जाता, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से ये -3 हो जाता, तो यहाँ पे मैं -3 अगर लगाऊं तो ये -18 हो जाएगा, ये -19x, ये -6 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं प्रॉपरली बात करूँ तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये -18 आ गया, -5 आ गया, -19 -6 आ गया, देन मैं अगर -5x लगा तो -5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर और -30x, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो -3x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे -49 और -6 हो जाता, तो सॉरी 49 क्या बोल रहा हूँ, +11 ही तो होता, -19 प्लस 30, तो सब्ट्रैक्ट होके तो +11 ही आता भाई। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर 3 लगाता हूँ तो -6 तो आएगा, बट यहाँ पे तो -9 आना चाहिए, ये तो बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा, वापस चेक करता हूँ। 6 और यहाँ पे 4 है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5, तो 18, तो -5 से जैसे मल्टीप्लाई किया -5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 10x, ओ हो माय डियर, -5 × 2 -10x हो जाएगा, तो 10x होने से सब्ट्रैक्ट करने से ये -9x हो जाता, और यहाँ पे -3 लगाने से ये -3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6 0 आ जाता। तो क्लियरली पता चल रहा है कि fx जो है उसको मैं दो फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एक तो मेरे को पहले ही मिल गया था रैशनल रूट थ्योरम की मदद से, और दूसरा आ गया ये वाला, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 लिख दूंगा तो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अभी अगर मैं बात करूँ तो x माइनस 3 एक फैक्टर हो जाएगा, और यहाँ से 2x कॉमन लूंगा, उधर से 1 आएगा तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। आप ब्रेक करके कर लेना, मैंने डायरेक्टली कर दिया। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आपको पूरा क्लियर है, बात समझ में आया ना। तो इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, बात समझ में आया ना। तो फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है पॉलिनोमियल को, ये मेरे ख्याल से आपका पूरा क्लियर है, इस चीज में और कोई डाउट मेरे हिसाब से आपका शायद नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ तक पूरा खत्म हो जाता है। अभी इसके बाद आप अपना एनसीईआरटी का 2.4 या फिर जो भी रिमाइंडर थ्योरम के बाद वाला एक्सरसाइज है 2.4 ही है शायद, 2.4 का जितना भी एग्जाम्पल्स है और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सारे के सारे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वो तो मैंने ही पिक कर लिया, ठीक है, सारे कर लीजिएगा, करके प्रॉपरली मेंटेन करके रख देना। बट उससे पहले जो नोट्स में प्रॉपरली लिखाया गया है वो अच्छे से समझ के लिखना, सारे पॉइंट्स के साथ, की पॉइंट्स के साथ, की पॉइंट्स क्या क्या बोला गया है, और जितने भी होमवर्क दिया है मैंने छोड़ दिया आधा अधूरा वो सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो अकॉर्डिंगली जूम या ऑफलाइन में पूछोगे, और अगर कोई नया देख रहे हो तो जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा पूरा एंटायर फैक्टर थ्योरम का बातचीत, और उसके अंडर पे उसको यूज करते हुए फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल्स हम किस तरीके से करते हैं वो चीज भी हमारा पूरा खत्म हुआ। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं इस लेक्चर को, है ना। इस चैप्टर के लिए एक और लेक्चर हमारा आएगा, और उस लेक्चर में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जितने भी है, जो भी आप 8th में फॉर्मूला वगैरह पढ़ के आए हो सम एंड डिफरेंस का, किस तरीके से हम उसको यूज़ करके फैक्टराइजेशंस कर सकते हैं अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो सारे फॉर्मूले क्या है, उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं और उनका एप्लीकेशंस क्या है, वो सारी चीज़ देखेंगे, जो आपका रिमेनिंग एक और एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का। तो और उसके साथ आप जानते हो कि हर चैप्टर का एंड पे हमारे मटेरियल से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर कराते हैं हर लेक्चर में। सारे क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं होता है, बट जो भी अच्छे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, जो मटेरियल में है, कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स ज़रूर हर चैप्टर का एंड पे हम लोग लेकर के आएंगे, तो वो आपको कराया जाएगा अगले लेक्चर में। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ उसका क्वेश्चन एनसीईआरटी पोर्शन खत्म करके फिर वो चीज़ कराया जाएगा। तो एक और लेक्चर आएगा इस चैप्टर में, और वही आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है। अभी मटेरियल पूरा तो कराना पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे, तो अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आपको तो मटेरियल ऐसे ही मिल रहा होगा, अगर नहीं हो तो आप अकॉर्डिंगली कांटेक्ट करके आप मटेरियल ले सकते हो, ठीक है। तो वो एक टॉप क्लास और अच्छा क्वालिटी क्वेश्चंस के जितने भी कलेक्शन है वो सारे के सारे उधर प्रेजेंट है। वो अगर कर लोगे तो आपका IIT JEE का प्रॉपर फाउंडेशन और जितने भी ओलंपियाड्स है सारे सबका तैयारी A to Z कंप्लीट हो जाता है। तो उनका ही जितने भी अच्छे क्वेश्चंस मेरा टाइम के अंदर कवर कर सकते हैं अगले दिन। मान लो अगले दिन का लेक्चर लगभग मान लीजिए हो सकता है आपका 110 मिनट्स का हो सकता है, जिसमें हम 50 to 55 मिनट्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी वाले पोर्शन को पूरा कवर कर रहे होंगे, जैसे आज फैक्टर थ्योरम को कवर किया, और रिमेनिंग 45 to 50 मिनट्स हम कुछ एक्स्ट्रा अच्छे सॉलिड क्वेश्चंस जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है, जो हम हर चैप्टर में आपको आखिरी में कराएंगे। हमारे मटेरियल से जो भी अच्छे क्वेश्चंस होगा, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, वो ज़रूर करा करके देंगे। क्लियर है? और बाकी पूरा मटेरियल करना है तो आपको अकॉर्डिंगली आप पूछ लीजिएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो तो आपको तो मिल ही रहा होगा। अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपका पूरा जो पॉलिनोमियल का ग्रिप है, जो कंसेप्ट है, वो एक नेक्स्ट लेवल में ज़रूर जाएगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फैक्टर थ्योरम का लेक्चर। आप प्रॉपरली अपना क्लास नोट्स बना लीजिएगा, जो भी होमवर्क दिया कर लीजिएगा, और अकॉर्डिंगली आपका एनसीईआरटी का जो भी होमवर्क है वो समाप्त कर लीजिएगा। क्लियर है? तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं अपना लेक्चर। अलविदा। प्रॉपरली पढ़ते रहना, और जो भी डाउट है अकॉर्डिंगली पूछ लीजिएगा।